सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं 22 बुलेट्स के बारे में। ये कहानी है चार्ली मिटाई की, जो एक माफिया बॉस है जिसे उसके दुश्मन 22 गोलियां मारते हैं। फिर भी चार्ली जिंदा बच जाता है और निकलता है उन सारे लोगों से बदला लेने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है और हम चार्ली को देखते हैं। चार्ली एक ट्रिप से वापस आ रहा है और उसके साथ उसका बेटा भी है। चार्ली बहुत खुश है। उसका बेटा अपनी कहानियां सुना रहा है चार्ली को। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग चले आते हैं शहर में। तभी उसका बेटा देखता है कि सड़क पर कुछ लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तब वो चार्ली से कहता है कि मुझे यह परफॉर्मेंस देखनी है और चार्ली मान भी जाता है। फिर वो अपने बेटे को नीचे उतारता है और कहता है कि तुम जा करके परफॉर्मेंस देखो, तब तक मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। फिर उसका बेटा चला जाता है और चार्ली पहुंचता है एक पार्किंग लॉट में। वो अपनी गाड़ी को पार्क करता है, लेकिन वो जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर आता है, हम यहाँ पर कुछ मास्क वाले लोगों को देखते हैं जो चार्ली के पास आते हैं और अंधाधुंध उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। चार्ली को समझ में नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तब तक वो उसके पूरे शरीर को गोलियों से छल्ली कर देते हैं और चार्ली नीचे जमीन पे गिर जाता है, वो भी खून में लथपथ। तभी एक मास्क वाला आदमी देखता है कि यहाँ पर एक कुत्ता भौंक रहा है। तब वो कुत्ते पर भी रहम नहीं दिखाता और उस कुत्ते को भी मार गिराता है। इन्हें लगता है कि चार्ली मर चुका है। तब ये लोग गाड़ी से यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन हम चार्ली को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है। उसकी सांसें अभी भी चल रही है। तभी उसे अपनी जिंदगी की पुरानी झलकियां याद आती हैं और हम चार्ली के बचपन को देखते हैं, जब वो एक आदमी से मिल रहा होता है जिसका नाम है ओल्ड टाइमर। और ओल्ड टाइमर उसे कहता है कि अगर तुम एक बार क्राइम की दुनिया में आ गए तब यहाँ से कोई भी वापसी नहीं है, और चार्ली को यह मंजूर होता है। तभी कहानी वर्तमान समय में आती है और हम चार्ली को देखते हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स बताते हैं कि इसके शरीर में 22 गोलियां हैं, जिन्हें निकालने में इन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबको लगता है कि चार्ली को बचाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है और ये ऑपरेशन ऐसे ही घंटों तक चलता है। फिर एक एक करके ये लोग सारी की सारी गोलियां निकाल देते हैं, लेकिन अभी भी इन्हें पता नहीं है कि चार्ली जिंदा बचेगा या फिर नहीं। तभी हम एक और गैंगस्टर को देखते हैं जिसका नाम है टोनी। टोनी के पास एक आदमी आता है और आकर के बताता है कि चार्ली के साथ क्या हुआ है, लेकिन चार्ली अभी भी हॉस्पिटल में है, उसकी मौत नहीं हुई है। तब इस बात को सुनने के बाद टोनी परेशान हो जाता है। वो बहुत जगहों पे कॉल करता है। तब तक मीडिया वालों को भी इस बारे में पता लग जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और चार्ली के बारे में सारी चीजें बताने लगते हैं कि उसे कितनी सारी गोलियां लगी हैं, लेकिन अभी भी वो अपने मौत से जूझ रहा है। और यहीं पर वो मेंशन करते हैं कि चार्ली पहले एक माफिया हुआ करता था, लेकिन थोड़े समय पहले वो रिटायर हो गया है, इसीलिए उसके इतने सारे दुश्मन हैं जिन्होंने उस पर गोलियां चलाई हैं। तभी हम चार्ली को देखते हैं जिसका फिर से ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो चार्ली की जान बचा ले। तभी कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम चार्ली को देखते हैं जिसे पता लगता है कि ओल्ड टाइमर को उसके दुश्मनों ने मार दिया है। तब चार्ली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और निश्चय करता है कि जिन्होंने भी ओल्ड टाइमर को मारा है वो उसे मौत के घाट उतार देगा, क्योंकि ओल्ड टाइमर इसका गुरु था। फिर वो मिलता है अपने 2 बेस्ट फ्रेंड से, जिनका नाम है टोनी और करीम। ये दोनों भी गैंगस्टर्स हैं और यहीं पर ये तीनों कसम खाते हैं कि ये पूरी जिंदगी एक साथ रहेंगे। जिसने ओल्ड टाइमर को मारा है उसका नाम है फर्नांडिस, और जब तक ये लोग फर्नांडिस को मार ना दें तब तक ये लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। फिर ये तीनों निकल पड़ते हैं फर्नांडिस को ढूंढने के लिए, और जैसे ही इन्हें फर्नांडिस नजर आता है ये लोग उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और ओल्ड टाइमर के बदले को पूरा करते हैं। तब यहाँ से इनकी जर्नी की शुरुआत होती है और कभी भी ये लोग मुड़ के वापस नहीं देखते और शहर के सबसे बड़े माफिया बन जाते हैं। तभी हम इंस्पेक्टर मरी को देखते हैं जो इस केस को देखने वाली है। वो कैसे भी पता लगाना चाहती है कि आखिर चार्ली पर किसने गोली चलाई है। तब उसका सीनियर ऑफिसर उसे बुलाता है और कहता है कि तुम इस केस को छोड़ दो, हम भी इस केस को बंद कर रहे हैं, हम इस पे आगे काम नहीं करना चाहते। सबको पता है कि चार्ली एक माफिया बॉस है जो अब रिटायर हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो एक माफिया है। जैसे ही वो होश में आएगा वो बदला लेने के लिए निकलेगा, और जिसने भी उस पर गोली चलाई है वो कभी भी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और कहीं वो लोग भी इसे मार गिराए तो हमें इन दोनों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में लड़ेंगे तब हमारी बिना किसी मेहनत के शहर से सारा का सारा गिरोह खत्म हो जाएगा। लेकिन मरी कहती है कि उसे कैसे भी इस केस पे काम करना है, तभी वो पता लगा पाएगी कि उसके पति को किसने मारा। और इतना कहते ही वो फिर से अपनी तहकीकात में लग जाती है और अगले दिन पहुंचती है चार्ली के पास, जो अभी भी हॉस्पिटल में है। लेकिन अब चार्ली को होश आ चुका है, लेकिन उसकी हालत अभी भी खराब है। फिर मरी उससे पूछताछ करने लगती है और कहती है कि तुम्हें किस पे शक है, तुम्हें जरूर पता है कि तुम पे गोली किसने चलवाई होगी, या अगर तुम्हें किसी पे शक है तब तुम मुझे बता सकते हो, मैं जल्दी उन लोगों तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन चार्ली यहाँ पर मरी को कुछ भी नहीं बताता। तब मरी गुस्सा होकर के चली जाती है। तभी यहाँ पर चार्ली का वकील आता है जिसका नाम है मार्टिन, और मार्टिन के साथ चार्ली के 2 सबसे अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम है करीम और पैट।
ये दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। ये लोग कैसे भी पता लगाने चाहते हैं कि आखिर चार्ली पर गोली किसने चलवाई है, लेकिन चार्ली इन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है। फिर करीम जैसे ही बाहर आता है वो मार्टिन से चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझे कैसे भी पता लगाना है उस पर किसने गोली चलाई है। तब मार्टिन उसे समझाता है और कहता है कि अभी तुम्हें शांत रहना चाहिए और हमें तब तक शांत रहना चाहिए जब तक कि चार्ली पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाता। लेकिन मार्टिन इस बात को नहीं सुनता और गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। तभी हम मरी को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ अपने घर पे है। तभी उसका घर का फोन बजता है, लेकिन जैसे ही वो फोन उठाती है उसे कोई भी आवाज नहीं आती। तब वो इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर इतने रात में उसे कौन कॉल कर सकता है। फिर वो शराब पीने लगती है ताकि वो अपने पति के यादों को भुला सके, लेकिन उसके पति की यादें उसे हमेशा ही परेशान करती हैं। तभी एक आदमी को देखते हैं हम हॉस्पिटल में जाते हुए, जो डॉक्टर्स के कपड़े चुराता है और उन्हें पहन लेता है ताकि सबको लगे कि वो डॉक्टर है। फिर वो उस फ्लोर पे जाता है जहाँ पर चार्ली है और वहाँ जाते ही अपनी बंदूक बाहर निकाल लेता है और चार्ली के कमरे में दाखिल होता है और उसके बिस्तर पे अंधाधुंध गोलियां चलाता है और गोली चलाते ही निकल जाता है। लेकिन इस गोली की आवाज बहुत ही तेज थी, जिसे सुनने के बाद सारे डॉक्टर्स इस कमरे में आ जाते हैं और आने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है, लेकिन ये लाश चार्ली की नहीं होती, ये लाश किसी और की है। फिर हमें पता लगता है कि ये सब कुछ मरी ने किया है। मरी को पहले ही डाउट हो गया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसीलिए उसने चार्ली के बेड को ले जा करके कहीं और छुपा दिया और 24 घंटे उस पर नजर रखा हुआ है। और अगले दिन वो एक पूरी टीम को बैठा देती है हॉस्पिटल के आगे ताकि वो हमेशा ही नजर रख सके चार्ली पे। तभी टोनी मिलने आता है चार्ली से और आकर के कहता है कि वो बहुत खुश है कि चार्ली अभी भी जिंदा है। फिर बातों ही बातों में वो उसे एक कार्ड देता है जिसपे उसने लिख रखा है कि पुलिस वालों ने तुम पे नजर रखा हुआ है, इस कमरे में भी कैमरा लगा हुआ है और उसके साथ साथ हॉस्पिटल के बाहर भी वो 24 घंटे तुम्हें देख रहे हैं। और इतना बताने के बाद वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी यहाँ पर मार्टिन और करीम आते हैं और चार्ली उन्हें पूरी बात बता देता है कि पुलिस वालों ने यहाँ पर नजर रखा हुआ है, वो हॉस्पिटल के बाहर भी है। तब करीम और मार्टिन चार्ली को लेकर के जाने लगते हैं। वो उसे लेकर के नीचे जाते हैं और गाड़ी में बैठा करके यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मरी अभी भी इनका पीछा कर रही है क्योंकि वो कैसे भी उन लोगों तक पहुंचना चाहती है जिन्होंने चार्ली पे गोली चलाई थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद करीम को पता लग जाता है कि इनका पीछा किया जा रहा है। तब ये लोग भी चाल चलते हैं और बार बार कोशिश करते हैं कि वो लोग इनसे पीछा छुड़ा ले, लेकिन मरी इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली। तब करीम कॉल करता है अपने एक दोस्त को और कहता है कि उसे मदद चाहिए क्योंकि पुलिस वाले इनका पीछा कर रहे हैं। फिर वो लोग इनकी मदद करने लगते हैं और एक वक्त के बाद ये लोग मरी से पीछा भी छुड़ा लेते हैं। इन्हें जैसे ही इस बात का एहसास होता है ये लोग पहुंचते हैं एक पुराने वेयर हाउस पे। तभी हमें पता लगता है कि टोनी के एक आदमी को इन लोगों ने पकड़ रखा है। वो आदमी जैसे ही चार्ली को देखता है बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। उसका डर इतना ज्यादा है कि वो पेशाब कर देता है। तब चार्ली उस आदमी को समझाता है और कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब देते रहोगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे जैसे मैं सवाल पूछता हूँ जवाब देना शुरू करो। मुझे बताओ कि टोनी ने मुझ पर गोली क्यों चलवाई। तब आदमी कहता है कि टोनी ने गोली नहीं चलाई, उसने अपने आदमियों को भेजा था। उसे डर लगता है तुमसे, वो तुम पे बहुत पहले से गुस्सा है क्योंकि तुम रिटायर हो गए। तब से टोनी को अकेला ही सारा धंधा चलाना पड़ रहा है, लेकिन उसे अभी भी डर है कि एक दिन कहीं तुम उसके रास्ते में आ जाओगे, इसीलिए वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता था। तब इन बातों को सुनने के बाद चार्ली सब कुछ समझ जाता है और बाहर आता है। तभी करीम आता है चार्ली के पास और कहता है कि टोनी ने तुम्हारे साथ गद्दारी की है, तुम्हें टोनी को मार देना चाहिए। तब चार्ली कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, मैं अभी भी उसे नहीं मारना चाहता क्योंकि जब हम छोटे थे तब हमने कसम खाई थी कि हम एक दूसरे के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। उसने वादे को तोड़ा है, लेकिन मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद वो अपने घर वापस आ जाता है अपने परिवार के पास। तब चार्ली को देखने के बाद उसका पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी हम करीम को देखते हैं जो अपने परिवार वालों के साथ है और वो भी बहुत खुश है। लेकिन रात में वो जैसे ही अपने घर से बाहर आता है टोनी के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं और ले जा करके टॉर्चर करने लगते हैं। तब हमें पता लगता है कि करीम को किडनैप करने का आइडिया किसी और ने नहीं बल्कि उसी आदमी ने दिया है जिसे इन लोगों ने पकड़ा था, जिससे थोड़े समय पहले चार्ली पूछताछ कर रहा था। और उस आदमी ने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो दोबारा टोनी का विश्वास जीत सके। लेकिन टोनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहीं पर इस आदमी को मार देता है। फिर जाता है करीम के पास और कहता है कि अब तुम भी मरने वाले हो, लेकिन मैं उससे पहले संदेश भेजूंगा। और इतना कहते ही वो करीम की उंगलियां काट लेता है। तभी सुबह सुबह हम चार्ली को देखते हैं जो अपने घर पे होता है। इसी बीच इन्हें नजर आता है कि दरवाजे पर कुछ है और जैसे ही एक लड़की दरवाजे पे जाती है उसे करीम की कटी हुई उंगलियां मिलती हैं। तब वो चिल्लाने लगती है। फिर चार्ली को पता लगता है कि उन लोगों ने करीम को मार दिया। तब वो पहुंचता है उसके फ्यूनरल में और देखता है कि करीम के परिवार वाले कितने ज्यादा दुखी हैं। अब उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। करीम की बच्चियां अनाथ हो गई। तब चार्ली को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है और वो निश्चय करता है कि अब वो बदला लेगा, अब वो किसी को भी माफ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले वो बात करता है पैट से और कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए
तो मेरे परिवार का ख्याल रखना। अभी उन्हें किसी सुरक्षित जगह पे लेकर के जाओ जहाँ पर कोई भी उनके पास ना पहुँच सके। तभी हम टोनी के आदमियों को देखते हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल रात उन लोगों ने करीम नाम के आदमी को मारा है, लेकिन चार्ली यहाँ पर आकर के बीच में इनकी सेलिब्रेशन को रोक देता है। उसके हाथ में एक ग्रेनेड है और उसके साथ साथ बंदूक भी। फिर वो सारे लोगों को कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो अपनी अपनी बंदूकें निकाल करके टेबल पे रखो। फिर वो सारी बंदूकें निकाल करके टेबल पे रख देते हैं और यहाँ की वेट्रेस आकर के उस बंदूक को ले जाती है। फिर चार्ली सबको कहता है कि अगर आखिरी बार किसी से बात करनी है तो बात कर लो, क्योंकि ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तभी चार्ली की नजर पड़ती है एक आदमी पे जिसकी वो घड़ी देखता है और घड़ी देख करके उसे याद आता है कि ये वही आदमी है जिसने उस पर गोलियां चलाई थी। फिर चार्ली सीधा इसके भेजे में गोली मारता है और उसके बाद एक एक करके बाकी लोगों को मारने लगता है, लेकिन कुछ लोगों को वो जिंदा भी छोड़ता है ताकि उसका खौफ बना रहे। फिर हर जगह खौफ का माहौल फैलने लगता है क्योंकि चार्ली अब वापस आ चुका है। तभी एक आदमी को हम देखते हैं जो आया हुआ है कब्रिस्तान में और एक कब्र पर आकर के वो फूल रखता है, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है वो अपने सामने चार्ली को पाता है और चार्ली अब बिना कुछ सोचे समझे इसका भी काम तमाम कर देता है क्योंकि इसका भी हाथ था इस पे गोली चलाने वालों में। फिर जैसे ही ये बात टोनी को पता लगती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने एक आदमी को भेजता है चार्ली के घर पे कि वो जाकर के वहाँ पर पता करे कि उसके परिवार वाले कौन कौन वहाँ पे हैं। लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है उसे पता लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। तब वो पूरे घर को तबाह करने लगता है और हर जगह सुराग ढूंढने लगता है ताकि उसे पता लग जाए कि चार्ली अभी कहाँ पे है, लेकिन उसके लाख कोशिशों के बाद भी उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी हम चार्ली को देखते हैं शहर के एकदम दूसरे तरफ जहाँ पर वो अपनी बिल्ली के साथ समय बिता रहा है। तभी हम चार्ली के वकील मार्टिन को देखते हैं जो चार्ली के घर पे आता है और ऐसी हालत देखने के बाद वो समझ जाता है कि टोनी उसके और उसके परिवार के पीछे लगा है। तब वो भाग करके जाने लगता है चार्ली से मिलने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं होता कि टोनी के एक आदमी ने उसे देख लिया है और वो उसका पीछा भी कर रहा है। और अब मार्टिन थोड़ी देर के बाद पहुंचता है चार्ली के पास जहाँ चार्ली छुपा हुआ है। फिर वो जैसे ही अंदर जाता है चार्ली को शक हो जाता है कि जरूर इसका पीछा किया गया है। तब वो खिड़की से बाहर देखता है और उसे पता लगता है कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। तब सबसे पहले वो मार्टिन को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। तो मार्टिन यहाँ से भागने लगता है और चार्ली बाकी लोगों पे हमला करता है ताकि उनका ध्यान मार्टिन की तरफ ना जाए। और अब चारों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चल रही है चार्ली पे, लेकिन चार्ली भी सबका जम के मुकाबला कर रहा है। वो किसी से भी नहीं डरने वाला। वो एक एक करके टोनी के सारे लोगों को मार के गिरा रहा है और मार्टिन दूसरी तरफ भाग रहा है। फिर मार्टिन भागते हुए जाता है एक बोट पे, लेकिन इसी बीच टोनी का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उस पर बंदूक भी तान देता है। तभी हम चार्ली को देखते हैं जो अपनी मोटरसाइकिल लेकर के यहाँ से दूर भाग रहा है, लेकिन टोनी के सारे लोगों ने उसे देख लिया है, इसीलिए वो उस पर अभी भी अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। लेकिन अब चार्ली यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो भागते जाता है, ये लोग उसका पीछा करते रहते हैं। चार्ली हर एक रास्ते पे जाता है जहाँ इनकी गाड़ी ना जा सके, लेकिन ये लोग इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। और अब ऐसे ही बहुत देर तक इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है। तब अंत में ये लोग शहर के करीब आ जाते हैं और चार्ली जैसे ही पुलिस वालों की गाड़ी देखता है वो जानबूझ के उनकी गाड़ी में टक्कर मारता है ताकि पुलिस वाले उसे पकड़ ले। और ऐसा ही होता है, उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और इस चीज को देखते ही टोनी के लोग यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो लोग पुलिस वालों से नहीं उलझना चाहते। और चार्ली पहुंच जाता है पुलिस कस्टडी में। तब मरी को जैसे ही ये बात पता लगती है वो आती है चार्ली के पास और उसे बताती है कि तुम्हारे केस के बारे में मुझे बहुत सारी चीजें पता लगी है। तुम पर 5 लोगों ने गोलियां चलाई थी, लेकिन सबसे खास बात यह है कि उनमें से सिर्फ 4 ही तुम्हें मारना चाहते थे। जो 5वां आदमी था उसने तुम पे गोली नहीं चलाई, बल्कि वो दीवार पे गोली चला रहा था ताकि तुम्हें कुछ ना हो। तो तुम्हें उस आदमी को ढूंढना है, वो तुम्हें पूरी सच्चाई बता देगा। अभी के लिए मैं तुम पे कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहती और ना ही तुम्हें गिरफ्तार करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने पति का कातिल को ढूंढ रही हूँ और कुछ सबूतों को देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरे पति को टोनी ने मारा था, तुमने नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ टोनी के पीछे। तभी हम टोनी को देखते हैं जो अपनी बेटी के शादी में मशगूल है और इसी बीच यहाँ पर चार्ली आ जाता है और वो टोनी के एक आदमी के पैर में गोली मारता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। तब वो आदमी उसके सामने गिड़गिड़ाता है। तब चार्ली उससे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तब टोनी के सारे ड्रग्स डिटेल मुझे दे दो। फिर वो आदमी ऐसा ही करता है, लेकिन सबूत मिलने के बाद भी चार्ली इस आदमी को मार देता है क्योंकि करीम के मौत में ये आदमी भी शामिल था। तभी टोनी को ये बात पता लग जाती है कि चार्ली उसके अड्डे तक पहुंच चुका था, उसके पास अब बहुत सारे सबूत है। तब वो अपना आपा खोने लगता है। वो हर जगह चीजें तोड़फोड़ करता है और अपने सारे आदमियों को कहता है कि अब मुझे कैसे भी चार्ली चाहिए, जिंदा या मुर्दा, चाहे जो करना हो करो।
उसे कैसे भी मार गिराओ। तभी हम चार्ली के बच्चों को देखते हैं। जब ये लोग स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तब इन पे टोनी के लोग हमला कर देते हैं और अंत में किडनैप भी कर लेते हैं और मरी यहीं पे होती है। लेकिन जब तक वो चार्ली के बच्चों के पास आती उससे पहले ये लोग उसे लेकर के जा चुके होते हैं। लेकिन उस गाड़ी में एक लड़की थी जिसे गुंडों ने बहुत पीटा है। फिर मरी उसे लेकर के आ जाती है और उस लड़की से पूछताछ शुरू कर देती है कि आखिर उन लोगों ने क्या कहा। तब मरी कहती है कि उन लोगों ने कहा कि अगर शाम तक चार्ली उनके पास नहीं गया तब वो लोग इन दोनों बच्चों को मार देंगे। तब इस बात को सुनने के बाद मरी भी परेशान हो जाती है। लेकिन वो जैसे ही अपने गाड़ी के पास जाती है तभी उसकी गाड़ी के अंदर आकर के चार्ली बैठ जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम एक फेक सिनेरियो क्रिएट करो और हर जगह ये खबर फैलाओ कि तुमने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। तो शायद कहीं इस चीज को देखने के बाद टोनी शांत हो जाए और मेरे बच्चों को भी छोड़ दे। और अगर एक बार मेरे बच्चे आजाद हो गए तब तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। अगर तुम्हें मुझे गिरफ्तार करना होगा तब तुम मुझे गिरफ्तार भी कर सकती हो। फिर मरी भी इस बात के लिए मान जाती है और जल्दी ही टीवी पे खबर आती है कि चार्ली को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन टोनी जैसे ही इस खबर को देखता है वो आग बबूला हो जाता है और अपने आदमियों को कहता है कि अब चार्ली के बच्चे हमारे किसी काम के नहीं है, जाओ और जाकर के उन्हें मार दो। तब एक आदमी उन्हें मारने के लिए निकलने लगता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि चार्ली ने उस पर नजर रखा हुआ है। जैसे ही वो आदमी गाड़ी लेकर के निकलता है चार्ली उसका पीछा करने लगता है और बहुत देर के बाद वो गाड़ी जाती है एक बड़े से घर के अंदर। तब चार्ली अपनी बाइक को रोकता है और बाउंड्री की तरफ से कूद करके अंदर जाने लगता है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो अंदर जाता है। अंदर भी इन लोगों ने एक आदमी को रखा था ताकि वो चार्ली के बेटे का ध्यान रख सके। तब ये आदमी उस आदमी को कहता है कि जाओ और जाकर के बच्चे को मार दो। लेकिन ये आदमी किसी भी बच्चे को नहीं मारना चाहता, इसीलिए वो इस आदमी के सर पे वार करता है और वापस जा करके चार्ली के बेटे को छुड़ाने लगता है। तभी वो आदमी पीछे से आता है और इस लड़के को स्टैब कर देता है। तभी दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जो कांटे वाले वायर्स में फंस चुका है और वो निकल नहीं पा रहा। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन अभी भी वो अंदर फंसा हुआ है। तभी हम इस आदमी को देखते हैं जो चार्ली के बेटे को डिक्की में डालता है और लेकर के यहाँ से भागने लगता है। तब तक चार्ली अपने आप को आजाद करा लेता है और आजाद होते ही वो आकर के इस गाड़ी के ऊपर कूद जाता है। फिर आदमी जैसे ही गाड़ी को रोकता है चार्ली उसके सामने आ जाता है। फिर इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है लेकिन चार्ली बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो इस आदमी की जल्दी ही हालत खराब कर देता है और अंत में बड़ी ही बेरहमी से इसका कत्ल करता है और इसे मारते ही डिक्की खोलता है और अपने बेटे को निकाल लेता है। फिर जाता है अपने परिवार के पास और सबको कहता है कि अब हमें छुपने की जरूरत नहीं है, मैंने टोनी के सारे लोगों को मार दिया है और जल्दी ही टोनी का भी काम तमाम होने वाला है। और इतना कहते ही वो अगले दिन पहुंचता है टोनी के पास। लेकिन चार्ली अभी भी टोनी को कहता है कि कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अगर मेरा पीछा छोड़ दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, क्योंकि किसी जमाने में हम बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उस दोस्ती की खातिर मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। लेकिन टोनी बात नहीं सुनता चार्ली की। वो पहले उसके ऊपर गर्म पानी फेंकता है फिर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी टोनी का कोई दरवाजा तोड़ता है और वो जैसे ही इससे डिस्ट्रैक्ट होता है अब चार्ली उस पर टूट पड़ता है। वो उसकी धुलाई करता है और अंत में उसके ऊपर बंदूक तान देता है। लेकिन चार्ली गोली चलाता उससे पहले यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। तब हमें पता लगता है कि चार्ली यहाँ पर पुलिस वालों को लेकर के आया है। उसने टोनी के खिलाफ जितने भी सबूत इकट्ठा किए थे उसने सारे के सारे सबूत पुलिस वालों को दे दिए और अब पुलिस वालों के पास बहुत ही पुख्ता सबूत है कि टोनी ड्रग्स की स्मगलिंग करता है, इसीलिए वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और शायद टोनी अब पूरी जिंदगी जेल से बाहर ना आ सके। लेकिन अब चार्ली को भी पुलिस स्टेशन लाया जाता है। फिर जब ये सारे सबूतों को चेक करते हैं तब इन्हें पता लगता है कि इनके पास चार्ली के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। तब ये लोग चार्ली को आजाद कर देते हैं। चार्ली जैसे ही बाहर जाता है वो मार्टिन को देखता है। तब वो मार्टिन को कहता है कि मुझे उसी पार्किंग में लेकर के चलो जहाँ मुझ पे गोलियां चली थी। फिर ये लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं चार्ली अपनी बंदूक बाहर निकालता है और मार्टिन के ऊपर तान के कहता है कि मुझे पता है वो पांचवें आदमी तुम थे, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा कि तुमने दीवार पे गोलियां क्यों चलाई। तब मार्टिन कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं था, टोनी ने मुझे बोला कि एक आदमी को मारना है, तुम्हें इस ग्रुप के साथ जाना पड़ेगा। फिर मैं उनके साथ आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मैं तुम पे गोली नहीं चला पाया। तब मैंने दीवार पे गोलियां चलाई। मैं तुम्हें कभी भी मारना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। इतना कहने के बाद मार्टिन रोने लगता है। तब चार्ली भी जमीन पे गोलियां चलाता है क्योंकि वो जानता है कि मार्टिन ने कभी उसे धोखा नहीं दिया और अंत में अब वो मार्टिन को जिंदा छोड़ देता है और चला जाता है अपने परिवार के पास। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।